हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से करेंगे, क्योंकि टाइम अब हमारे पास बहुत कम है। 29 का एग्जाम है और 27 हो चुकी है आज डेट, यानी कि 28 को एग्जाम भी आपको देना है। तो मैं मान सकता हूँ 10 से 12 घंटे का ही समय है आपको एग्जाम से पहले। तो इस समय पर हमें जरूरत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिनमें प्रत्येक चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपका मतलब बहुत अच्छे नंबर से ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट में चैप्टर्स की। तो टोटल ये 10 चैप्टर्स हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, हालांकि आप लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हैं जीटेक पॉली के साथ, तो इसमें जो आपको स्टार्टिंग में लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए होंगे तो ये सभी आपने देख लिए होंगे। और जिन्होंने नहीं भी देखे, मैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि इस हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है जीटेक पॉली यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ पर हमने कुछ लेक्चर्स कवर किए थे, जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है हमारा, इस इंट्रोडक्शन चैप्टर को 2 लेक्चर में कवर कर लिया था। इस चैप्टर में ओनली थ्योरी है, और मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा कि इस चैप्टर से थ्योरी के कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे भी गए और पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो उन क्वेश्चंस को भी जस्ट अभी डिस्कस करेंगे हम। तो आप 2 वीडियो लेक्चर हैं ये वाले, इनमें देख सकते हैं जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, इनके आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद सेकेंड जो चैप्टर है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तरल पदार्थों के गुण, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 नंबर तक में ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो उसका पीडीएफ है, मतलब सभी चैप्टर्स का पीडीएफ मैंने बना लिया है। तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा और क्वेश्चन भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं बात करूँ इसके वीडियो लेक्चर्स, तो हमारे पास 6 लेक्चर इसके अवेलेबल हैं सेकंड चैप्टर के। तो जिनको भी जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो उन लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा। अगर आप टोटली रिवाइज करना चाहते हैं तो आप सारे वीडियो लेक्चर्स को डबल स्पीड में देख सकते हैं, तो कम टाइम में कवर कर पाएंगे। जो पहली बार देख रहे हो वो अपने 3-4 चैप्टर जरूर पूरी तरह से अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको बैक लगने का डर खत्म हो जाए। अगर आप स्टार्टिंग के 4 चैप्टर भी अच्छे से कवर कर लेंगे तब भी आप पासिंग मार्क का तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर बाकी जो ये वाले चैप्टर्स हैं इनके केवल इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। इसके 5 लेक्चर्स हैं हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में, तो आप इन्हें देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं आपने तो। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जो चैप्टर है इसके 4 लेक्चर्स हैं, और फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो के 2 लेक्चर हुए थे, जिनमें ये पूरा चैप्टर कवर हो गया था। सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा था, बर्नौली इक्वेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्नौली इक्वेशन भी, और बर्नौली इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है, पिटोट ट्यूब, बेंचुरीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, क्वेश्चन की लिस्ट, वो आपको बता देंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें सिर्फ। तो ये 5 चैप्टर तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से कवर कराए थे। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्होंने नोट्स बनाए होंगे। अगर उन बच्चों ने नोट्स बना रखे तो आपको वीडियोस दोबारा से देखने की आवश्यकता नहीं है, आप टाइम वेस्ट ना करें, अपने नोट्स को रिवाइज करें। अब जो लास्ट के आपके ये 5 चैप्टर्स हैं ना, इन पर आप ज़्यादा फोकस करें फिर, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें कंटेंट कम है और पूछा बहुत ज़्यादा नंबर में जाता है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस, आप देखिएगा मुश्किल से 4-4, 5-5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं लास्ट के चैप्टर से, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए, एज इट इज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो ऑरिफिस चैप्टर है ये सिविल वालों के सिलेबस में, शायद केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं है ये, हो सकता हो उनके सिलेबस में भी। तो इस चैप्टर के मैंने ऑरिफिस का ऑल फार्मूलाज और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का आपको एक लेक्चर दिया था, जिसमें हमने इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए थे और इसके सभी फॉर्मूले डिस्कस किए थे, और फॉर्मूले बेस्ड जो थ्योरी थी ना वो भी हमारी कवर हो गई थी साथ में। तो ये लेक्चर नंबर हमारा यहाँ तक 19 लेक्चर हो गए थे, 20वें लेक्चर में था ऑरिफिस चैप्टर, ये मैंने करा दिया था यूट्यूब पर। जो आपका 7वां चैप्टर था फ्लो थ्रो पाइप्स, नलों में प्रवाह, इसके भी मैंने सभी फॉर्मूले और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको करा दिए थे एक ही लेक्चर में, सिंगल लेक्चर में। 2 लेक्चर हमारे ये वाले थे। अब इन लास्ट के 3 चैप्टर्स का बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाया है अभी तक यूट्यूब पर। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इनके लास्ट वाले चैप्टर्स के हाइड्रोलिक मशीन से तो न्यूमेरिकल एग्जाम में आते नहीं है। 8वें और 9वें चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें थ्योरी कम बनती है, न्यूमेरिकल ही ज़्यादा है। न्यूमेरिकल और फॉर्मूले ज़्यादा हैं इसमें, चेजी फार्मूला, मेनिंग का फार्मूला हो गया, तो ये सब फॉर्मूले हैं इसमें। तो मैं उन सबको आपको समझा दूंगा, अभी टाइम है मेरे पास इसलिए। तो इन दोनों का फॉर्मूले और न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये थ्योरी वाला पार्ट है। तो ये जो टोटल 10 के 10 चैप्टर लिखे हैं ना, तो इस चैप्टर के जो फॉर्मूले वाले, थ्योरी वाले
और डेरिवेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सब की जो पीडीएफ है मैं आपको उसे समझा दे रहा हूं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं पीडीएफ में। न्यूमेरिकल के लिए आप वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा, उन पर जो बना हुआ है थंबनेल, उस पर लिखा है ऊपर ही न्यूमेरिकल के कौन कौन से लेक्चर है, वहां देख लीजिएगा आप। तो न्यूमेरिकल आप वहां से तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर तैयार कर लें अच्छे से, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में डिटेल भी आपको बताता चलूं, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, 40-45 मिनट तक का हो सकता है। लेकिन आप ध्यान से सुनना, आपको आधी चीजें सुनते सुनते ही रिवाइज हो जाएंगी। बाकी फिर आप अपने नोट्स से या बुक की हेल्प से रिवीजन कर लीजिएगा। और वीडियो लेक्चर से अगर आपको रिवीजन करना है तो प्लेलिस्ट में अब तक 21 लेक्चर पड़े हुए हैं, जिनमें स्टार्टिंग के ये 7 चैप्टर्स को अच्छे वे में कवर कराया गया है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, और ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग जीटेक पॉली का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन चैप्टर बहुत आसान है और इससे केवल 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं जो बहुत आसान है, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जो क्वेश्चंस आसान है उनको ऑरली रिवाइज कर दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी फिर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न को परिभाषित कीजिए। निम्न को परिभाषित कीजिए मतलब इन सब की आपको डेफिनेशन बतानी है। इसके 4 पार्ट है, सिर्फ आपको 4 डेफिनेशन बतानी है। हो सकता है आपके एग्जाम में भी इनमें से कोई सी 1 या 2 डेफिनेशन पूछ ली जाए। सबसे पहली डेफिनेशन है द्रव इंजीनियरिंग, यानी हाइड्रोलिक्स की डेफिनेशन आपको बतानी है। तो आपको पढ़ाया गया था हाइड्रोलिक्स के बारे में कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रवों के व्यवहार का अध्ययन विराम अवस्था में एवं गति की अवस्था में करते हैं, द्रव इंजीनियरिंग कहलाता है। इंग्लिश में आप सबको बताया था द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ liquids या behavior of liquids in the state of rest or motion is called as hydraulics, बताया था ना सबको। तो वही डेफिनेशन है ये। दूसरी डेफिनेशन यहाँ हमसे तरल पूछा है, यानी फ्लूइड के बारे में। तो फ्लूइड आप सभी जानते हैं, वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है तरल कहलाते हैं। तरल के अंतर्गत आपके द्रव, गैस, बाष्प ये सभी आते हैं। आपको साथ में ये भी बताया था कि इनमें जो बहने का गुण आता है वो कर्तन बल के कारण आता है, क्योंकि ये शियर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, ठीक है। इसके बाद तीसरी डेफिनेशन आपसे पूछी गई है आदर्श तरल यानी आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड के बारे में आपको बताया गया था कि ये तरल वास्तव में संभव नहीं होते हैं। क्यों नहीं संभव होते हैं? क्योंकि इसकी डेफिनेशन होती है वे तरल जिनमें श्यानता और पृष्ठ तनाव का गुण नहीं होता है, आदर्श तरल कहलाते हैं। तो क्या ऐसा कोई तरल पॉसिबल है जिसमें श्यानता ना हो? कुछ ना कुछ श्यानता तो जरूर होगी, क्योंकि श्यानता की डेफिनेशन भी यही कहती है कि जो आपेक्षिक गति का विरोध करे। अगर श्यानता नहीं होती किसी भी फ्लूइड में तो फ्लूइड हमेशा बहते ही रहते, रुकते भी नहीं कभी। तो इसीलिए ऐसा कोई आदर्श तरल संभव ही नहीं है। अगला पूछा है आपसे वास्तविक तरल। वास्तविक तरल क्या हो जाएगा? आदर्श का जस्ट अपोजिट लिख दीजिएगा। वे तरल जिनमें श्यानता, पृष्ठ तनाव और संपीड्यता के गुण होते हैं आदर्श तरल कहलाते हैं। मतलब इंग्लिश में बात करें तो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी, इसके गुण जिसमें होंगे वो रियल फ्लूइड होगा, जिनमें ये गुण नहीं होंगे वे आइडियल फ्लूइड होंगे। और आइडियल फ्लूइड वास्तव में संभव नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इन्हीं दोनों तरल पर आधारित अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आदर्श तथा वास्तविक तरल में विभेद उदाहरण देकर कीजिए, यानी आपको डिफ्रेंशिएट करना है आइडियल और रियल फ्लूइड को, और एग्जांपल दे करके। तो जस्ट अभी आपको बताया आइडियल फ्लूइड कौन से होते हैं? वे तरल जिनमें विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का गुण नहीं होता है, आपके आइडियल फ्लूइड कहलाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख दीजिएगा कि ये तरल वास्तव में संभव नहीं होते हैं। अब जब संभव नहीं है तो एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते आप इनके। अब वास्तविक तरल की पूछे तो वास्तविक तरल में लिख दीजिएगा वे तरल जिनमें श्यानता, पृष्ठ तनाव और संपीड्यता के गुण होते हैं वास्तविक तरल कहलाते हैं। अब जितने भी तरल आपने देखे सभी वास्तविक हैं। आप चाहे जितने एग्जाम्पल लिख दो, इसमें पानी लिख दो, आप दूध लिख दो, ब्लड लिख दो, जो आप ब्लड देखते हैं खून जो होता है उसे लिख सकते हैं आप। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो गैस लिख दीजिएगा, 2-4 एग्जाम्पल गैस के भी, क्योंकि द्रव और गैस दोनों ही तरल होते हैं। तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को इजीली आप लोग, ठीक है। फिर भी अगर आपको और अच्छे से डिटेल में समझना है तो लेक्चर नंबर 1 में ये कराया गया था, छोटा सा लेक्चर है, वहां से देख लीजिएगा। डबल स्पीड में देखेंगे तो 20-25 मिनट में कवर कर लेंगे उसे। अब देखिए देखते हैं सेकंड चैप्टर, ठीक है। पहले चैप्टर में सिर्फ यही था, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, इतना ही तैयार कीजिएगा आप सिर्फ। अब दूसरा जो चैप्टर है
इसमें भी 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट दे रखे हैं और ये बहुत इजी पार्ट है। टिप्पणी के रूप में 2-2 नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न को परिभाषित कीजिए एवं उनकी इकाइयाँ बताइए। मतलब आपको इनकी डेफिनेशंस बतानी है और साथ में यूनिट भी बतानी है। तो सबसे पहला यहाँ पर घनत्व है, डेंसिटी, सबसे आसान परिभाषा, इसको रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर m/v हम सब ने पढ़ा है। जो डेंसिटी होता है हमने पढ़ा है ना, डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक kg/m³ होता है। क्लियर है। दूसरा आपसे पूछा विशिष्ट भार या आपेक्षिक भार या भार घनत्व। मैंने यहाँ पर तीनों नाम लिख दिए, किसी एक नाम से आपको दे सकता है एग्जाम में। तो एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना, विशिष्ट लिखा हो या आपेक्षिक लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसीलिए इसको विशिष्ट भार कह दो या फिर आपेक्षिक भार कह दो। अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, इस आपेक्षिक भार को ही हम भार घनत्व भी कहते हैं। इंग्लिश में स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब ये क्या है, भार घनत्व। पीछे हमने क्या देखा, घनत्व। जब केवल घनत्व पूछा जाए तो समझ लीजिएगा वो द्रव्यमान घनत्व की बात कर रहा है, द्रव्यमान बट्टे आयतन आप लिख देंगे, ठीक है। इतना बोलिए, सभी को क्लियर है ये चीज़। अब जब आपसे भार घनत्व पूछा गया तो द्रव्यमान की जगह भार आ जाएगा, भार बट्टे आयतन, यानी W/B। क्या लिख देंगे आप, W/B। ये हो जाएगा आपका वेट डेंसिटी। बोलिए, कर लेंगे सभी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, Nm/m³ हो जाएगी। तीसरा आपसे पूछा गया यहाँ पर विशिष्ट या आपेक्षिक आयतन। आपेक्षिक आयतन को स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल b से, ठीक है। विशिष्ट या आपेक्षिक आयतन स्पेसिफिक वॉल्यूम को स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो होता है ना स्मॉल b, ये डेंसिटी का उल्टा होता है, यानी 1/ρ होता है, 1/ρ। तो अभी आपको बताया गया रो की परिभाषा क्या थी, m/b था। तो ये क्या हो जाएगा, b/m। v/m का मतलब आयतन और द्रव्यमान के अनुपात को हम आपेक्षिक आयतन कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम अपॉन मास। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, m³/kg। कर लेंगे सभी। अगला चौथा पूछा गया है आपसे, यहाँ पर चौथी डेफिनेशन पूछी है विशिष्ट या आपेक्षिक गुरुत्व, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सबको पढ़ाया गया था, S बराबर, ये 2 डेंसिटी का अनुपात होता है। कौन कौन सी डेंसिटी, तो ऊपर तो लेते हैं हम किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी और नीचे लेते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। और स्टैंडर्ड फ्लूइड हम 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लेते हैं, जिसकी डेंसिटी 1000 kg/m³ होती है। बोलिए, सभी को क्लियर है। ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि दोनों ही डेंसिटी होती हैं। ये भी आपको क्लियर, चौथी डेफिनेशन। पांचवी डेफिनेशन आपसे यहाँ पर पूछी गई है ससंजन तथा आसंजन, यानी कोहेजन एंड अडेजन। अब नाम से स्पष्ट है, जिसमें सारा सा फॉर ससंजन, सा फॉर समान, सा समान सा ससंजन। तो यानी कि समान पार्टिकल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम ससंजन कहते हैं, और आ मतलब आसंजन, और आ मतलब होता है अलग अलग। तो अलग अलग पार्टिकल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम अडेजन कहते हैं। सेम टाइप के पार्टिकल का मतलब क्या है, जैसे मरकरी है तो मरकरी के पार्टिकल, मरकरी के साथ पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन लगाएंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ससंजन, ठीक है। जैसे पानी के पार्टिकल पानी के बीच में अट्रैक्शन लगा रहे हैं तो ये हो गया कोहेजन। समझ पा रहे हैं। अडेजन का मतलब क्या है, अडेजन हो गया 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल के बीच में जो आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जैसे पानी के बीच में और ऑयल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो वो हो जाएगा आपका अडेजन। समझ पा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल के बीच में। इसके बाद आपसे श्यानता पूछा गया, विस्कोसिटी। श्यानता हम बहुत अच्छे से जानते हैं। श्यानता क्या होता है, जब एक परत यानी किसी भी तरल का वह गुण जिसके कारण एक परत जो होती है किसी भी फ्लूइड की, वो दूसरी परत की आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन का जो विरोध करता है वो श्यानता होता है, ठीक है। यानी कि ये तरल को बहने से रोकता है। गाढ़ापन जो होता है, जितना गाढ़ा तरल होगा उतनी श्यानता ज़्यादा होगी। इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेंसिटी यूनिट भी आपको बताई थी, पास्कल सेकेंड होती है, ठीक है, पास्कल सेकेंड। और इसकी CGS यूनिट पॉइज होती है। 1 पास्कल सेकेंड में 10 पॉइज होते हैं, आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। इसके बाद अगली डेफिनेशन आपसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछी है। श्यानता यानी विस्कोसिटी को तो हमने म्यू से डिनोट किया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट करते हैं, बी को टेढ़ा कर देते हैं इस तरह से। तो ये आपका μ/ρ होता है, ये भी आपको बताया था, μ/ρ। यानी कि जो आपकी विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी को हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है m²/s होती है, ये भी आपको पढ़ाया था। अगर इसकी CGS यूनिट की बात करें तो स्टॉक होती है। 1 m² में 10⁴ स्टॉक होते हैं। सभी को याद है ना डेफिनेशन। इसके बाद पृष्ठ तनाव पूछा है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, किसी भी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव हमेशा 2 ऐसी सरफेस के बीच में लगता है जो इमिसिबल होते हैं, जो आपस में मिलती नहीं है। जैसे द्रव की सतह और वायु
द्रव और यानी कि पानी है और एयर है, वाटर और एयर के इंटरफेस पर जो लगेगा वहाँ पर सरफेस टेंशन लग जाएगा, या फिर वाटर और ऑयल के इंटरफेस पर लग जाएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण कोई भी लेयर आपकी खिंचाव की स्थिति में रहती है, खिंची हुई रहती है। इसी के कारण जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो तैरने लगते हैं, मच्छर वगैरह पानी के ऊपर तैरते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण तैरते हैं। ठीक है, ये सब आपको बहुत अच्छे से कवर कराया गया था। इसके बाद संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी पूछा है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या, कंप्रेस करना है आपको तरल को, यानी तरल पर हम दाब लगा करके अगर उसके आयतन में परिवर्तन कर रहे हैं तो वो आपका संपीड्यता कहलाएगा। बोलिए क्लियर है सभी को ये चीज। अगला आपसे पूछा है न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन तरल, यानी कि न्यूटोनियन क्या होता है, जो न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करे। न्यूटन का श्यानता नियम क्या था, न्यूटन ने श्यानता नियम में बताया था कि जो कर्तन प्रतिबल होता है ना, कर्तन प्रतिबल जिसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, कर्तन प्रतिबल वेग प्रवणता du अपॉन dy वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। तो जो तरल इस नियम का पालन करेंगे उन्हें न्यूटोनियन तरल कह देंगे, और जो तरल न्यूटन के श्यानता नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। सिंपल। तो ये सभी डेफिनेशन मैंने आपको रिवाइज भी कर दी आसानी से, समझ आ गया सभी को। अब तीसरा चैप्टर देख लेते हैं। अच्छा और भी क्वेश्चन है, सॉरी इसमें भी और भी क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन कवर हुआ है, 4 क्वेश्चन थे टोटल। तो पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट मैंने कवर करा दिए, उम्मीद आप सबको समझ में आ गए होंगे, आसान थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया न्यूटन के श्यानता का नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया था इसको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाले चैप्टर में, तो इसको जरूर देख के जाइएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ मैं सिर्फ ऑरली बता दे रहा हूँ जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। न्यूटन का श्यानता नियम क्या कहता है, न्यूटन का श्यानता नियम ये कहता है कि अगर हम किसी भी फ्लूइड पर कर्तन प्रतिबल लगाते हैं तो वह कर्तन प्रतिबल वेग प्रवणता के समानुपाती हो जाता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। बाकी डिटेल में आपको बताया था टाउ समानुपाती du अपॉन dy, टाउ बराबर म्यू इंटू du अपॉन dy आता है। पूरा इसको डेराइव करके दिखाया था किस तरह से आता है, तो आप लेक्चर में देख सकते हैं, नोट्स बनाया तो वहां से रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा इसको। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या कारण है कि गैसों की श्यानता तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है जबकि द्रव की श्यानता ताप बढ़ने के साथ घटती है। तो आप लोगों को पता है अगर हम इसका द्रव का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो द्रव के टेम्परेचर को बढ़ाने से जो विस्कोसिटी है वो घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि कोहेजन फोर्स जो लगता है इसके पार्टिकल के बीच में, जो अट्रैक्शन लग रहा है ना, वो कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो पार्टिकल इजीली मूव करने लग जाएंगे, आसानी से बहने लग जाते हैं, तो श्यानता कम हो जाती है। जबकि गैसों के अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसों के पार्टिकल के बीच में टक्कर लगेगी, एक दूसरे से टकराते हुए, तो उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाते, रुकावट पैदा हो जाती है, जिसके कारण श्यानता बढ़ जाती है गैसों की। ये सब आपको पढ़ाया गया था अच्छे से। ठीक है, और यहाँ मैंने सभी क्वेश्चंस को दोनों लैंग्वेज में लिखा है। बहुत टाइम लगा है दोस्तों मुझे, तो मेरी मेहनत को प्लीज़ वेस्ट मत जाने देना, अच्छे से तैयार करना। आप देखिएगा एग्जाम में थ्योरी का क्वेश्चन अगर आप देखने को मिलेंगे आपको, तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला एग्जाम में। सिर्फ इन क्वेश्चन को थ्योरी के पढ़ के जाइएगा, और फॉर्मूले और न्यूमेरिकल वाले सेशन आप वीडियो लेक्चर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इन्हें कोशिश कीजिएगा आप तैयार करके जाए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है। चौथा क्वेश्चन पूछा है विशिष्ट द्रव्यमान और विशिष्ट भार को परिभाषित कीजिए तथा इसमें संबंध स्थापित कीजिए। बेटा विशिष्ट द्रव्यमान जो हम कहते हैं ना, वो घनत्व को कहते हैं, घनत्व को, और विशिष्ट भार कहते हैं भार घनत्व को। यानी ये तो आपको रो होता है, ये वाला विशिष्ट आयतन के द्रव्यमान क्या होता है, रो होता है। विशिष्ट भार जो होता है वो बेटा स्मॉल w होता है। ठीक है, और आप सबको पढ़ाया गया था जो आपका रो होता है, रो बराबर आपको क्या बताया था, रो बराबर m अपॉन बी होता है। ठीक है, और जो स्मॉल w होता है भार घनत्व, ये होता है आपका w अपॉन बी। ठीक है, और आप जानते हैं w बराबर mg होता है, तो m अपॉन बी रो हो जाएगा तो रो जी आ जाएगा। स्मॉल w बराबर क्या पढ़ाया गया था आपको, स्मॉल w बराबर रो जी होता है। ये सब आपको पढ़ा दिया गया अच्छे से, आप सबको मुझे लगता है याद होगा पहले से। तो ये इनमें रिलेशन भी आ गया। तो यही क्वेश्चन पूछा है, यानी आपको एक तो डेफिनेशन बतानी है घनत्व की और विशिष्ट भार मतलब भार घनत्व की। ठीक है, फिर आपको संबंध स्थापित कर देना, छोटा सा डेरिवेशन टाइप से आपको बताया था ना। देखो इंग्लिश में सही लिखा है, स्पेसिफिक मास और स्पेसिफिक वेट, आराम से आप रिलेशन बता सकते हैं। स्मॉल w बराबर रो जी, ये आप सबको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था स्टार्टिंग के चैप्टर से, तो मुझे पता है आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, सभी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये 4 क्वेश्चन आपको करने थे इसमें। देखिए कितने आसान हो गया आपका पोर्शन। मैंने इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद भी आपको मेन क्वेश्चन छाट के भी दे दिए, बस इनको तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, चलिए अब अगले चैप्टर की ओर मूव करें। अब तीसरा चैप्टर देख लीजिए। इस तीसरे चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है, तो 4-4 5-5 क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए, बस आपका बहुत ही कम टाइम में जल्दी ही कवर हो जाएगा चैप्टर, ये सब्जेक्ट ये। अब देखिए तीसरा चैप्टर, तीसरे चैप्टर का नाम है द्रव स्थैतिक दाब यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो चैप्टर है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी तैयार करके जाइएगा, बाकी थ्योरी वाला पार्ट मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें भी डेफिनेशन आपको बतानी है, किस किस की डेफिनेशन बतानी है। सबसे पहले आपको कुल दाब या संपूर्ण दाब यानी टोटल प्रेशर की डेफिनेशन। तो टोटल प्रेशर बेटा मैंने आपको बताया भी था, ये एक प्रकार का फोर्स होता है, बल होता है, ठीक है। या गलती से अभी आप प्रेशर इंटेंसिटी, दाब, तीव्रता मत लिख दीजिएगा, ये बल होता है एक तरह का। आपको बताया था ना बल, जिसमें बताया था आपको जिसमें टोटल प्रेशर जो आता है एक्स बार आता है निकल के, WA(x बार), इस तरह से पढ़ाया गया था पूरा ये। दाब तीव्रता यानी बल बट्टे क्षेत्रफल होता है प्रेशर इंटेंसिटी। दाब शीर्ष प्रेशर हेड जो H आता है आपका, आपको पढ़ाया था P बराबर क्या होता है, P बराबर ρgh होता है, ρgh। और यहाँ से जो H की वैल्यू निकालेंगे आप तो P/ρg हो जाएगा। इन रो और जी को इस साइड ले जाएंगे आप यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा स्मॉल h बराबर आपका P/ρg। तो P/ρg जो आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे यहाँ पर दाब केंद्र पूछा गया है, तो दाब केंद्र तो आपको निकालना भी सिखाया गया था। फिर पास्कल का नियम, तो पास्कल का नियम जानते हैं सभी। पास्कल का नियम क्या होता है बताइए। पास्कल का नियम कहता है कि कोई भी स्थिर द्रव है तो किसी भी स्थिर द्रव के किसी एक पॉइंट पर सभी दिशाओं में प्रेशर जो लगता है समान लगता है, ठीक है। तो ये आपको 5 छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जरूर लिख के आइएगा आप लोग। और हो सके तो जो लेक्चर है थ्योरी वाला पार्ट तो आप लेक्चर से देख लीजिए डबल स्पीड में करके उसको, भले ही डेरिवेशन न्यूमेरिकल को स्किप कर दीजिए, कम से कम थ्योरी तो आपकी तैयार होगी, सुनने से बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है संपूर्ण दाब तथा दाब तीव्रता की व्याख्या कीजिए। आपको एक्सप्लेन करना है टोटल प्रेशर को और प्रेशर इंटेंसिटी को। तो ऊपर डेफिनेशन बताई दी, यहाँ पर डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप लोग, फॉर्मूला वगैरह निकाल के दिखा दीजिएगा इसका, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था उस तरह से। अगला आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा, पास्कल के नियम को लिखिए एवं इसे प्रतिपादित कीजिए। मतलब आपको इसको लिखना भी है और साथ में एक्सप्लेन भी करना है। आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन कराया गया था, प्रूफ भी मैंने कराया था पास्कल का नियम, तो आप लोग प्रूफ भी करके आइएगा इसमें, ठीक है। समझ के सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। चौथा क्वेश्चन पूछा, यह कथन सिद्ध कीजिए कि किसी स्थिर द्रव में किसी एक बिंदु पर सभी दिशाओं में समान दाब लगता है। तो ये आपको प्रूव करना है। मतलब यहाँ पास्कल का नियम ही दे दिया आपको, सीधे सीधे लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन दिया गया, देख लीजिए, और इसको आपको प्रूव करके आ जाना है एग्जाम में। बहुत सिंपल है, जो आपको मैंने एक प्रिज्म जैसा बना के दिखाया था उसकी हेल्प से आप प्रूव कर दीजिएगा। कर लेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन, दाब शीर्ष से क्या अभिप्राय है। दाब तीव्रता और दाब गहराई में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। यानी व्हाट इज द मीन बाई प्रेशर टॉप, बेटा टॉप नहीं आएगा, प्रेशर हेड आएगा, सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर इंटेंसिटी एंड प्रेशर डेप्थ। तो आपको प्रेशर इंटेंसिटी और प्रेशर डेप्थ जो होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल के दिखा देना। कर लेंगे सभी लोग। चलिए ये चैप्टर भी हमारा कवर हो गया पूरी तरह से। अब अगले चैप्टर की ओर मूव करते, देखते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। तो चौथे चैप्टर का नाम है हमारा दाब का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अब मेजरमेंट ऑफ प्रेशर को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें देखिए बोला है निम्न में अंतर बताइए, यानी यहाँ पर आपको डिफरेंस लिखना है। सबसे पहला बताना है आपको परम दाब तथा गेज दाब, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको जितने भी टाइप्स ऑफ प्रेशर थे वो एक डायग्राम की हेल्प से समझाए थे, अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को आपको रिमाइंड कर देता हूँ। देखिए डायग्राम में आपको क्या बताया गया था, यहाँ समझ लीजिए। आपको मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें बताया था इस तरह से, ऐसे ऐसे करके डायग्राम बनाया था ना एक। इसमें यहाँ बोला था आपसे क्या कि इस लाइन पर जो होता है वो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची थी जिसमें आपको मैंने बताया था वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपसे क्या कहा था, ये आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर था, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, AZP मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से मेजर किया हुआ कोई भी प्रेशर, चाहे वो वायुमंडलीय दाब से नीचे हो चाहे वायुमंडलीय दाब के ऊपर हो, तो यहाँ से एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को रेफरेंस मान करके जो प्रेशर मेजर किया जाता है इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। जैसे एक पॉइंट A ले लिया तो ये भी आपका क्या एब्सोल्यूट जीरो लाइन से, जो हमने यहाँ से इस जीरो लाइन से तो ये जो प्रेशर मेजर कर रखा है ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है। इसी तरह अगर हमने यहाँ B पॉइंट ले लिया, कोई ये वाला पॉइंट भी, हमने एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से B को मेजर किया, ये भी हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। ये आप सबको पढ़ाया गया था, उम्मीद है आपको पता होगा इतना। इसके बाद वायुमंडलीय दाब है ये, तो वायुमंडलीय दाब से अगर ऊपर प्रेशर मेजर किया गया तो उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं, और वायुमंडलीय दाब से जो प्रेशर नीचे होता है उसे हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ से जो वायुमंडलीय दाब को रेफरेंस मान करके पॉइंट A तक का जो प्रेशर मेजर किया जा रहा है इसको हम गेज प्रेशर कहेंगे, और इस वायुमंडलीय दाब को ही रेफरेंस मान करके B तक का जो प्रेशर नीचे की ओर मेजर किया जा रहा है इसे हम वैक्यूम प्रेशर कहेंगे। तो याद है सभी को ये चीज, ठीक है। तो कर लेंगे पहला क्वेश्चन सभी लोग, ठीक है। समझ आ गया सभी को ये क्वेश्चन, कर लेंगे ना। चलिए देखिए आगे समझिए। अब तो इसके पहले का पहला तो आप लोग लिख लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट,
परम दाब तथा गेज दाब यानी एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है आपको समझ आ गया, ठीक है। बाकी और डिटेल में लिखने के लिए आप लोग अपने नोट्स से इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। मैं जस्ट ऑरली आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें रिमाइंड हो जाएं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा साधारण द्रवदाब मापी तथा भेददर्शी द्रवदाब मापी यानी सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर में आपको डिफरेंस बताना है। तो आप सबको मैंने बताया था जो सिंपल मैनोमीटर होता है उसका एक सिरा तो हम किसी पाइप से जोड़ देते हैं और दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रखते हैं, जबकि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है इसके दोनों ही सिरे दो अलग अलग पाइप से या किसी भी एक पाइप के दो सिरे से जुड़े होते हैं, जिनके बीच में हम प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं यानी दाबांतर ज्ञात करते हैं। ये आप सबको बता रखा है, ठीक है, क्लियर है सभी को ये। अब थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन रखते हैं क्योंकि चैप्टर अभी और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, इसमें लिखा है दाब, गेज दाब, निर्वात दाब, बैरोमीटर दाब या वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर दाब या वायुमंडलीय दाब एक ही होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर की हेल्प से ही मेजर करते हैं। तथा निरपेक्ष दाब को परिभाषित करिए तथा समझाइए। मतलब आपको प्रेशर की डेफिनेशन बतानी है, आराम से लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। गेज प्रेशर आपको बताना है, जो वायुमंडलीय दाब के ऊपर वाला दाब था वो गेज प्रेशर है। वैक्यूम प्रेशर बताना है, जो वायुमंडलीय दाब से नीचे मेजर किया जाता है वैक्यूम प्रेशर होता है। बैरोमीटर प्रेशर, इसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसें किसी भी सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाती हैं उन्हें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और एब्सोल्यूट प्रेशर, जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से मेजर किया जाता है वो प्रेशर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था। सेम तीसरा क्वेश्चन में बिल्कुल सेम रिपीट क्वेश्चन है ये। गेज दाब, शून्य दाब, निरपेक्ष दाब तथा निर्वात दाब की परिभाषा लिखिए। इनके आपस के संबंध को चित्र के सहारे बताइए। जो मैंने आपको डायग्राम अभी बनाया था वही डायग्राम आपको यहाँ पर समझाना है और सभी को डिफाइन कर देना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को भी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन और हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 4 है द्रव दाब मापी क्या होता है, यानी आपको द्रव दाब मापी की डेफिनेशन बतानी है, इनका वर्गीकरण करना है। इंग्लिश में लिखा है व्हाट इज ए फ्लूइड मैनोमीटर। बेटा यहाँ फ्लूइड मैनोमीटर की जगह लिक्विड मैनोमीटर कर सकते हैं, बाकी फ्लूइड मैनोमीटर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासीफाई देम, एंड इन्हें आपको क्लासीफाई करना है। तो आपको मैनोमीटर के क्लासिफिकेशन पता है, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। फिर सिंपल मैनोमीटर के भी टाइप आपको बताए थे, पीजोमीटर, यू ट्यूब, सिंपल मैनोमीटर। तो इन सबको आपको अच्छे से सीक्वेंस में लिख के आना है, केवल नाम लिख दीजिएगा। अगर आपको इनके डिटेल भी पता हो तो अच्छी बात है, डिटेल भी एक एक लाइन में आप लिख के आ जाइएगा, लेकिन हेडिंग में नाम आके लिखिएगा, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें पूछा गया है यू नली द्रवदाब मापी का वर्णन करें। यू नली द्रवदाब मापी होता है यूट्यूब मैनोमीटर। लिखा है डिस्क्राइब द यूट्यूब। बेटा ये फ्लूइड प्रेशर गेज जो लिखा है ना, इसकी जगह आप यूट्यूब मैनोमीटर कर लीजिएगा इंग्लिश में, वो गूगल का ट्रांसलेटर है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो लिख लीजिएगा इसको आप क्या, यूट्यूब मैनोमीटर। क्लियर। तो यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में आपको डिटेल बतानी है, मैंने काफ़ी अच्छे वे में आपको कवर कराया था बोर्ड पे, तो उम्मीद आप लोग कर पाएंगे इसको, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, दाब मापियों में पारे के प्रयोग के लाभ बताइए। मतलब हम पारा ही क्यों यूज करते हैं मैनोमीटर में, आपको ये बताना है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप लोग इसे भी लिख लेंगे इजीली, ठीक है, कर पाएंगे क्वेश्चन को। अभी तक के क्वेश्चन सभी आसान थे, आप लोग कर लेंगे। अब देखिए 5वां चैप्टर, मौलिक द्रव प्रवाह यानी फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए तथा अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है। सबसे पहला पूछा है आपसे अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह। तो स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, मैंने आपको पढ़ाया था स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो क्या होता है। स्टडी मतलब अपरिवर्ती, यानी आपको बताया गया था कि किसी भी दिए गए सेक्शन पर अगर समय के साथ साथ फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है तो उसे अपरिवर्ती यानी स्टडी फ्लो कहते हैं, और अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो उसे हम अनस्टडी फ्लो कहते हैं। ये आप सबको बताया गया था, ठीक। दूसरा हमारा समान तथा असमान प्रवाह था, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो आप लोग इनको रिवाइज कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जो भी टर्म आपको समझ नहीं आएगा उसको बता दूंगा इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है, वो आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, लिस्ट लंबी है, इनको जल्दी से कवर कर लेते हैं। अगला है आपसे स्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह पूछा है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो आप जानते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, पैरेलल लेयर में चलते हैं, और जो टर्बुलेंट फ्लो होते हैं उसमें ऐसे टेढ़े मेढ़े जिगजैग तरीके से आपके फ्लूइड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है।
चौथा है आपका इसमें घूर्णी तथा अघूर्णी प्रवाह, यानी रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। तो आपको रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो में डिफरेंस बताना है। देन आफ्टर संपीड्य तथा असंपीड्य, यानी कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो के बारे में लिखना है। तो ये टाइप्स ऑफ फ्लो आ गए, टोटल 5 टाइप के मैंने आपको फ्लो पढ़ाए थे, पांचों के पांचों एक पास लिख के आ गए। ये पूछे गए एग्जाम्स में, तो इन डिफरेंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। यहाँ आपको डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले आपसे पूछिए क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वह वेलोसिटी होती है जिस पर फ्लूइड जो होता है लेमिनार से टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होता है, ये आपको बताया था। रेनॉल्ड नंबर कौन सा नंबर होता है? तो रेनॉल्ड नंबर की सहायता से हम ये बता पाते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। क्लियर ना? इसकी मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, डेफिनेशन भी कराई थी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराया था मैंने इस पर, तो आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। इसके बाद तीसरा टॉपिक पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। अगला है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। देन आफ्टर पूछा है दाब ऊर्जा, यानी प्रेशर एनर्जी, या इसको दाब शीर्ष भी कहते हैं, प्रेशर हेड। तो इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रेनॉल्ड संख्या के महत्व को समझाइए। विभिन्न प्रकार के प्रवाहों को समझने के लिए रेनॉल्ड संख्या की भूमिका क्या है, यानी आपको रेनॉल्ड नंबर बताना है, इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस बतानी है इसकी, और साथ ही आपको ये बताना है कि जो हमारे लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो हैं, तो उनके लिए क्या भूमिका है। तो आपको बताया गया था जब 2000 से कम हो रेनॉल्ड नंबर तो लेमिनार फ्लो होगा, 4000 से ज़्यादा हो तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, 2000 से 4000 के बीच में हो तो हम निश्चित नहीं बता सकते लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा, उस केस में अनिश्चितता रहती है, ठीक है। ये सब आपको समझाया गया था, वही सब कुछ आपको लिख के आना है जो पढ़ाया गया था, बस आपको अपने नोट्स से या फिर वीडियो लेक्चर से रिवीजन कर लेना है। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को आप तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, सातत्य समीकरण की परिभाषा चित्र सहित लिखें तथा इसके प्रतिबंधों एवं अनुप्रयोगों को समझाइए। यानी आपको क्या बताना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन की डेफिनेशन बतानी है डायग्राम बना करके, एंड आपको इसके रेस्ट्रिक्शंस बताने हैं, यानी कि इसके क्या क्या प्रतिबंध है, शर्तें कह सकते हैं, कंडीशन आप, और एप्लीकेशन भी बताने हैं इसके, ठीक। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बर्नौली प्रमेय का उल्लेख कीजिए, उसके लिए व्यंजन भी उत्पन्न कीजिए, मतलब बर्नौली थ्योरम आपको यहाँ पर लिखनी है, उसके बाद जो उसका फॉर्मूला होता है वो भी डेराइव करना है, एंड उपयोगों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए तथा मान्यताएं भी बताइए। मतलब बर्नौली इक्वेशन के बारे में आपको सब कुछ तैयार कर लेना है, एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिया है ताकि आप इसमें कुछ भी स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब बर्नौली थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन होता है बेंचुरीमीटर। तो बेंचुरीमीटर क्या है, इसका चित्र बनाइए और विसर्जन ज्ञात करने हेतु इसके सूत्र को भी व्युत्पन्न कीजिए। यानी बेंचुरीमीटर क्या होता है, इसका डायग्राम बना के आपको प्रैक्टिस कर लेना है, और डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं इसके द्वारा वो फॉर्मूला भी डेराइव करना है। पिटॉट ट्यूब, ये भी आपका बर्नौली इक्वेशन का ही एप्लीकेशन होता है। तो पिटॉट ट्यूब का चित्र बनाना है, इसकी क्रियाविधि और इसके प्रयोग का वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव प्रवाह में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के नाम लिखिए। मैंने आपको 3 ऊर्जाएं बताई थी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, और इन सब का जो योगफल था वो हमारा टोटल एनर्जी होता है, जिसे हम एनर्जी इक्वेशन भी बोलते हैं। ये मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ा दिया था, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में, ये चैप्टर भी हमारा पूरी तरह से कवर हो गया। अब आता है छठा चैप्टर, ओरिफिस। ओरिफिस की थ्योरी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, ओरिफिस क्या है, आपको ओरिफिस के बारे में बताना है, व्हाट इज ओरिफिस, एंड आपको ये कैसे प्रयोग में आते हैं। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज ओरिफिस, हाउ आर दे यूज्ड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है मुखांग क्या है, इसके प्रयोग बताइए, व्हाट इज माउथ पीसेस बताने और इसके यूज बताने, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है एक गोलाकार ओरिफिस के लिए सीसी, सीवी, सीडी को समझाइए। तो आपको इनके नाम बताए थे, सीसी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, सीवी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, सीडी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। यानी कि अगर मैं बात करूं हिंदी में तो इसको कहते हैं हम संकुचन गुणांक, दूसरा वेग गुणांक और तीसरा वाला विसर्जन गुणांक होता है। इनमें गणितीय संबंध भी उत्पन्न कीजिए। मैंने आपको तीनों के फॉर्मूले भी लिखवाए थे, इनमें रिलेशन भी बताया था, CD बराबर CC प्लस CB होता है, तो वही आपको लिखना है इस क्वेश्चन में, कर लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, इसमें लिखा है छोटे ओरिफिस तथा बड़े ओरिफिस में अंतर बताइए। तो आपको यहाँ पर जो छोटा ओरिफिस और बड़ा ओरिफिस होता है उनमें डिफरेंस लिखना है, क्या डिफरेंस होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, बड़े ओरिफिस से मुक्त विसर्जन का सूत्र ज्ञात कीजिए। जो आपका फ्री डिस्चार्ज होता है इसका फॉर्मूला आपको निकालना है लार्ज ओरिफिस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निमज्जित ओरिफिस का विसर्जन सूत्र ज्ञात कीजिए।
फाइंड द डिस्चार्ज फॉर्मूला ऑफ एन इमर्ज्ड ओरिफिस। तो मैंने आपको इमर्ज्ड ओरिफिस और पार्शियली इमर्ज्ड ओरिफिस दोनों के फॉर्मूले, डिस्चार्ज के फॉर्मूले निकालना बताया था, जो हमने न्यूमेरिकल और फॉर्मूले वाला पार्ट किया था, शायद लेक्चर नंबर 20 था 20वें लेक्चर में। तो आप लोग वहां से इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट संकोच बिना कॉन्ट्रैक्टा को परिभाषित कीजिए। तो आपको बिना कॉन्ट्रैक्टा की डेफिनेशन लिखनी है। आपको बताया था ना, जब किसी भी ओरिफिस से पानी बाहर निकलता है तो वो एक जेट के रूप में निकलता है, जो पानी की धार निकलती है ना वो जेट जैसा बन जाता है, और उस जेट पर जिस जगह पर एरिया सबसे कम होता है उसे हम बिना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं, ठीक है। जेट के क्रॉस सेक्शन का एरिया जिस जगह मिनिमम होगा उसे बिना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं, यह मैंने आपको बताया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन, एक चपटे तले वाले आयताकार टैंक को जल सतह से गहराई पर एक छिद्र से खाली करने में लगे समय के लिए सूत्र व्युत्पन्न करें। यानी कि आयताकार टैंक के कोई भी, उसकी तली में क्या है, एक छेद कर रखा है, ओरिफिस बना रखा है, और धीरे धीरे पानी निकल रहा है। तो पानी पूरा निकल जाने के बाद जब वो खाली होगा तो उसका समय जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपको बताना है। इस पर मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको कराए थे, कहा था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पूछा भी गया, फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे 9वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 9वां। निम्न को परिभाषित कीजिए, कुछ डेफिनेशन पूछी गई है। ओरिफिस के जो टाइप्स है ना उन्हीं की कुछ डेफिनेशन है। पहला है इसमें तीक्ष्ण धार ओरिफिस, यानी शार्प एज ओरिफिस के बारे में लिखना है। दूसरा आपको वर्ग धार ओरिफिस लिखना है, स्क्वायर एज ओरिफिस। तीसरा आपको फ्री ओरिफिस की डेफिनेशन। अगला आपको सबमर्ज्ड ओरिफिस की डेफिनेशन। नेक्स्ट है पार्शियल सबमर्ज्ड ओरिफिस। बहुत सिंपल सिंपल 2-2 लाइन में डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग, आसान है काफी। नेक्स्ट फिर आपसे वेग गुणांक की परिभाषा, संकुचन गुणांक, विसर्जन गुणांक। बेटा ये विसर्जन है, गलती से गलत लिख गया है, विसर्जन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन है, 6-7 डेफिनेशन है, 2-2 लाइन की, आपको आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक। इसके बाद 7वें चैप्टर की ओर मूव करते हैं। 7वां जो चैप्टर है हमारा, इसका नाम है फ्लो थ्रो पाइप्स, नलों में प्रवाह। तो नलों में प्रवाह ये चैप्टर, और अगला जो आएगा फ्लो थ्रो चैनल्स, ओपन चैनल। इन दोनों में जो फॉर्मूले वाले सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूले एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पाइप का साइज किस प्रकार विनिर्देशित किया जाता है। हाउ इज द साइज ऑफ ए पाइप इज स्पेसिफाइड, यानी किसी भी पाइप का जो साइज है वो किस तरह से आप स्पेसिफाई करेंगे, इसके बारे में लिखना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पाइप में घर्षण द्वारा शीर्ष हानि के लिए डार्सी समीकरण का सूत्र स्थापित कीजिए। मैंने आपको बताया था ये सूत्र, यानी HF बराबर 4FLB² लिखवाया था ना, तो वही समीकरण आपसे यहाँ पूछ लिया गया। अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी आता है ना तो आप लोग उस फॉर्मूले को लिख के आइएगा, उसके सभी टर्म लिख दीजिएगा, डायग्राम बना पाए, पॉसिबल हो पाए आपसे डायग्राम बना दीजिएगा, तो आप अच्छे से इसमें अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो मैक्स टू मैक्स 2 से 3 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे बिना डेरिवेशन के भी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्सी सूत्र और चेजी सूत्र प्रयुक्त करके पाइप में घर्षण के कारण शीर्ष हानि किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो डार्सी सूत्र जो होता है आपका, ऊपर जो डार्सी समीकरण मैंने अभी बताया था आपको, HF बराबर 4FLB²/2GD, इसी की हेल्प से हम चेजी फॉर्मूला लाते हैं जिसमें B बराबर C√MI निकल के आता है। ये आप सबको मैंने बहुत अच्छे से कराया था, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछे गए, तो आप लोग फॉर्मूले वाले सेशन को जरूर देख लेना। ओरिफिस वाला और ये वाला मैंने दोनों चैप्टर के फॉर्मूले न्यूमेरिकल करा दिए थे, और न्यूमेरिकल भी आएंगे इस चैप्टर के एग्जाम में, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। यहाँ मैं केवल थ्योरी वाले पार्ट और फॉर्मूले डेरिवेशन वाले पार्ट आपको बता रहा हूँ इंपोर्टेंट कौन कौन है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, किसी पाइप के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में आकस्मिक वृद्धि एवं संकुचन के कारण शीर्ष हानि के सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये सभी डेरिवेशन है और आपको ये करने एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख के जाइएगा, बुक में दे रखे हैं सभी डेरिवेशन, अच्छे से तैयार कीजिएगा इन्हें। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और है इस चैप्टर के। 5वां क्वेश्चन है, पाइपों में बृहद ऊर्जा ह्रास यानी मेजर एनर्जी लॉस एंड माइनर एनर्जी लॉस पदों से आप क्या समझते हैं। तो आपको मेजर एनर्जी लॉस और माइनर एनर्जी लॉस के बारे में लिख करके आना, थ्योरी पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न को परिभाषित कीजिए। कुछ डेफिनेशन है, जैसे पहला पूछा है भीगी परिमाप, वेटेड पैरामीटर आपको बताया था, जैसे किसी भी पाइप से अगर पानी फ्लो कर रहा है तो पाइप की जो परिधि होती है ना, उस परिधि के बराबर भीगी परिमाप हो जाती है, P बराबर πD लिखवाया था ना आपको। जितना पोर्शन किसी भी सेक्शन का भीगा होता है उसी को उसकी भीगी परिमाप कहते हैं। इसके बाद संपूर्ण ऊर्जा रेखा के बारे में लिखना है।
घर्षण शीर्ष हानि के बारे में लिखना है, द्रवीय ढाल रेखा के बारे में लिखना है, और द्रवीय माध्यमान गहराई यानी m बराबर जो आपको बताया था A/P, किसी भी पाइप के क्रॉस सेक्शन के एरिया अपॉन में भीगी परिमाप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8। देखिए चैप्टर नंबर 8 का नाम है फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स यानी खुली चैनल में प्रवाह। इसका पहला क्वेश्चन है अधिकतम मितव्ययी काट का क्या अर्थ है, यानी मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के बारे में आपको बताना है क्या होता है, और आपको इसके प्रतिबंध को भी समझाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये आया है, इसको पढ़ के जाइएगा आप। ठीक है, इसके बाद देखिए मैनिंग सूत्र तथा चेजी सूत्र में अंतर व्यक्त कीजिए। आपको मैनिंग फार्मूला और चेजी फार्मूला दोनों में डिफरेंस बताना, दोनों के फॉर्मूले लिख दीजिएगा आप लोग इसमें, और इनके टर्म समझा दीजिएगा। ठीक है, कि कौन सी चीज से क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सिर्फ इतना लिखाइएगा, आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, चैनल के लिए चेजी सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए, यानी चैनल के लिए चेजी सूत्र को आपको डेराइव करना है, यहाँ पर डेरिवेशन है छोटा सा एक ये। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है किसी अधिकतम समलंबाकार काट हेतु सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यहाँ आपको ट्रेपेजॉइडल सेक्शन जो होता है ना, अधिकतम बेटा यहाँ अधिकतम मितव्ययी लिख लेना, बीच में मितव्ययी आना चाहिए। इंग्लिश में क्या, डेराइव द फॉर्मूला फॉर एनी मैक्सिमम ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, या मितव्ययी कर लेना इकोनॉमिक। ठीक है, तो किसी अधिकतम मितव्ययी समलंबाकार काट हेतु सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तो आपको मोस्ट इकोनॉमिक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन करके एक हेडिंग मिल जाएगी बुक में, उसका जो फॉर्मूला है ये, हालांकि मैंने PDF जनरेट कर लिया है इसका, आपको लेक्चर इसके जस्ट बाद ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस चैप्टर का, उसमें फॉर्मूले और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाला, तो वहां से आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, नोच तथा बियर में अंतर बताइए। ये बेटा इस चैप्टर का नहीं होगा, ये यहाँ कैसे आ गया, हो सकता है उसमें देख लीजिए। ठीक है, ये शायद आगे होगा, हाँ नहीं ये इसका है, नवे चैप्टर का है नोच एंड बियर, यहाँ आ गया, गलती से नीचे आना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये फ्लो मेजरमेंट चैप्टर का है, नोच एंड बियर में डिफरेंस, छठा जो क्वेश्चन है ये। देखिए नवा चैप्टर है हमारे यहाँ पर फ्लो मेजरमेंट, प्रवाह मापन। प्रवाह मापन के बारे में देखो पहला ही क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए। बियर की डेफिनेशन और बैराज की डेफिनेशन पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक छोटा सा डिफरेंस होता है बियर बैराज में, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बियर में फाटक नहीं होते, बैराज में फाटक होते हैं, ऐसे करके थ्योरी पार्ट है, आराम से पढ़ लेंगे आप, रीड करेंगे याद हो जाएगा इजीली। अगला है सेकंड क्वेश्चन, वेग क्षेत्रफल विधि द्वारा विसर्जन मापने के तरीके को समझाइए। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज बाई वेलोसिटी एरिया मेथड। बेटा वेलोसिटी एरिया मेथड बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डिस्चार्ज को मेजर करने का, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पिटोट नली की क्रियाविधि तथा मापन विधि समझाइए। पिटोट ट्यूब तो आपका बर्नौली वाले चैप्टर में भी आया था, यहाँ भी है। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, चित्र सहित धारा प्रवाही मापी या करंट मीटर पर संक्षिप्त टिप्पणी बतानी है। डायग्राम भी बनाना है करंट मीटर का आपको, और इसमें इसकी डेफिनेशन भी लिख देनी है। हिंदी में इसको धारा प्रवाह मापी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोच से आप क्या समझते हैं, इसका क्या कार्य है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नोच, और नोच के फंक्शन आपको बताने हैं। इसके बाद ये छठा क्वेश्चन है, नोच तथा बियर में अंतर, जो ऊपर आ गया था मिस्टेक से, वो यही वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, त्रिभुजीय नोच के आयताकार नोच की अपेक्षा क्या लाभ है। जो आपका त्रिभुजाकार नोच होता है ना, आयताकार नोच की अपेक्षा त्रिभुजाकार नोच के क्या लाभ हैं, आपको ये बताने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मुश्किल से 6 से 7 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में आपको बता रहा हूँ, इनको तैयार करते रहिए बस। ठीक, इसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन है, आगमन वेग की परिभाषा दीजिए, समझाइए यह कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आप कर लेंगे, आगमन वेग, अप्रोच वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंबाकार नोच के ऊपर से निस्सरण के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। निस्सरण मतलब डिस्चार्ज, तो आपको यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल नोच के ऊपर से जो डिस्चार्ज होता है उसका फॉर्मूला या एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है हमारा ये हाइड्रोलिक मशीन। अब यहाँ पर कई टाइप की मशीन आएंगी, लगभग 7-8 मशीनें हैं जिनको आपको तैयार करना है, जिनमें से कोई भी 1 या 2 मशीन जरूर पूछी जाती है हर साल। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर इम्पल्स जल टरबाइन। इम्पल्स बेटा आवेगी कहते हैं हिंदी में, आवेगी। ठीक है, या प्रेरित। तो इम्पल्स जल टरबाइन की केसिंग के क्या कार्य हैं आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन किसे कहते हैं, चित्र की सहायता से एक आवेगी टरबाइन की क्रियाविधि समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया टरबाइन से आप क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया टरबाइन की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको तीन बता दी आपको अब तक, एक इम्पल्स बता दी, इम्पल्स टरबाइन, दूसरी आपको यहाँ पर बता दी गई आवेगी इम्पल्स, एक ही होता, मतलब एक तो आपको आवेगी टरबाइन और दूसरी प्रतिक्रिया टरबाइन, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए तीसरी टरबाइन और आती है,
तीसरी टरबाइन है फ्रांसिस टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन की कार्य प्रणाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 टरबाइन है, 3 में से कोई सी एक पूछ लेगा, तीनों पढ़ लीजिएगा आप, आवेगी, प्रतिक्रिया और फ्रांसिस टरबाइन। इसके बाद पंप देखिए, 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर, एक प्रत्यागामी पंप के कार्य सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रत्यागामी जानते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पश्चाग्र पंप यानी रेसिप्रोकेटिंग पंप की कार्य प्रणाली समझाइए। ऊपर जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, ऊपर भी यही था रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, यहाँ भी रेसिप्रोकेटिंग ही था, यहाँ प्रत्यागामी हिंदी में लिख दिया है और यहाँ पर हिंदी में पश्चाग्र लिख दिया। ठीक है, एक ही मतलब है बाकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ चित्र की सहायता से अपकेंद्री पंप, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद प्रत्यागामी पंप एवं अपकेंद्री पंप में तुलना कीजिए। तो 2 पंप है आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो 3 तो आपको टरबाइन पढ़नी है, 2 पंप पढ़नी है, 5 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे, हाइड्रोलिक जैक आएगा एक। 9वें क्वेश्चन में आपका ये द्रविक जैक यानी हाइड्रोलिक जैक का कार्य सिद्धांत पढ़ना है। और लास्ट कप्लान टरबाइन, एक और टरबाइन आ गई चौथी, कप्लान टरबाइन। तो ये आपकी 4 टरबाइन है, 2 पंप हैं और एक जैक है, ये सब मशीनें हैं, इनके बारे में पढ़ के जाइएगा, इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो सभी क्वेश्चन हमारे कवर हो गए, इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ओवरऑल हमने काफ़ी इजीली सभी क्वेश्चंस को समझ लिया। प्लीज़ करके आप सबसे रिक्वेस्ट है, इनको जरूर पढ़ लें आप लोग टाइम से पहले। और ये लास्ट के जो चैप्टर केवल थ्योरी वाले हैं, 10वें चैप्टर में कभी न्यूमेरिकल नहीं आए, ओनली थ्योरी आई है। और बीच के जो चैप्टर्स हैं वो न्यूमेरिकल वाले थे, इससे पिछला 9वें चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछता है, चेजी फॉर्मूले, मैनिंग फॉर्मूले वाले जो थे। इसके बाद आपका जो चैनल में प्रवाह होता है उससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो इन सबको तैयार कीजिएगा अच्छे से। बाकी आपके अगर कुछ और भी डाउट्स हो, तो आपको कुछ भी नीड हो, तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट्स आपके रीड करता हूं, तो वहां से मुझे क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।